Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law channel. In our last video, we have completed till section number 12 of the Specific Relief Act, and in this video, we are going to continue from section number 13. See, section number 13 talks about the right of purchaser or lessee against the person with no title or imperfect title. मैं इस सेक्शन को बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा और प्लीज अपनी बैरक लेकर जरूर बैठिएगा। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 13 की और इसमें बात हो रही है परचेजर के राइट की, मतलब जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदी है, या लेसी के राइट की, जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी को एज अ रेंट लिया है या फिर लेट करवाया है। ठीक है, अगेंस्ट किस पर्सन के अगेंस्ट हम इस राइट की बात कर रहे हैं? तो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जिसके पास ना तो टाइटल थी या फिर टाइटल थी भी तो वो टाइटल इम्परफेक्ट थी। तो वेर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट, किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो सेल कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, मतलब या तो वेंडर हो सकता है या फिर लेसर हो सकता है। सेल कौन करता है? वेंडर, और लेट कौन करता है? लेसर। ये वर्ड्स आप जरूर लिख लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो सेल कर रहा है या लेट कर रहा है। हैविंग नो टाइटल, उस पर्सन के पास टाइटल नहीं थी या तो सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट टाइटल थी। तो जो परचेजर है या फिर लेसी है, जिसने खरीदा है या फिर लेट करवाया था, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स। उनके पास क्या क्या राइट्स होने वाले हैं? एक परचेजर या लेसी के पास अगेंस्ट द पर्सन जिसके पास ना तो टाइटल थी या तो इम्परफेक्ट टाइटल थी, मतलब हम यहाँ वेंडर के अगेंस्ट या फिर लेसर के अगेंस्ट अपने राइट्स क्लेम करने वाले हैं। सबसे पहली बात, if the vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest. For example, अगर एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी तो किसी के पेरेंट्स के नाम है और उनके बच्चे क्या करते हैं कि वो प्रॉपर्टी किसी अदर पर्सन को बेच देते हैं कि ठीक है, प्रॉपर्टी इस वक्त मेरे पास तो नहीं है लेकिन कल को तो मेरे पास आने वाली है, और आज ही मैंने ये प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी या तो किसी को लेट कर दी, और बाद में मुझे इंटरेस्ट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी को, बाद में वो प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाती है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली दैट पर्सन एक्वायर्ड द इंटरेस्ट। तो अगर आपको सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट मिल चुका है तो अब आपको ये प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी, मतलब परचेजर या लेसी को ये प्रॉपर्टी अब आपको देनी पड़ेगी। आप वेंडर थे या आप लेसर थे, उस वक्त आपके पास टाइटल नहीं थी या इम्परफेक्ट टाइटल थी, तो जब भी आपके पास सब्सिक्वेंटली जब भी इंटरेस्ट आपको मिल चुका है उस वक्त आपको कंपेल किया जा सकता है कि आप मेक गुड करिए द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्लॉज 1 है। आप यहाँ लिख लीजिएगा सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट, इस वर्ड से आपको समझ आएगा। ठीक है, आप इसको सेक्शन नंबर 43 ऑफ टीपीए के साथ भी रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लॉज नंबर बी इज सेइंग दैट वेयर द कॉन्करेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी। कॉन्करेंस का मतलब हो गया कंसेंट। ठीक है, अदर पर्सन की कंसेंट यहाँ पर जरूरी है फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। मैंने आपको प्रॉपर्टी तो बेच दी लेकिन मेरे पास टाइटल नहीं थी या इम्परफेक्ट टाइटल थी, और इस प्रॉपर्टी को आपको पूरी तरह से, अगर आपको प्रॉपर्टी इंजॉय करनी है या आपके हाथ में प्रॉपर्टी रखनी है तो मुझे कॉन्करेंस लेना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी किसी अदर पर्सन की, एंड दे आर बाउंड टू कॉन्कर एट रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर। और वो ऐसे पर्सन है जो कि मेरे ही कंसेंट, मैं आपसे जब कंसेंट लूंगी, उस पर्सन से कंसेंट लूंगी, उसके बाद ही वो प्रॉपर्टी आप तक आ सकती है। तो जो परचेजर या लेसी है, मतलब आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, आप परचेजर हैं, या मैंने आपको लेट कर दिया था तो आप लेसी हैं, आप मुझे कंपेल कर सकते हैं, मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस। आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि जाइए उस पर्सन की कंसेंट लेकर आइए, एंड व्हेन अ कन्वीनियंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है, पहली बात तो कॉन्करेंस होगी, मतलब कंसेंट लेना जरूरी है, या ऐसा भी हो सकता है कि अदर पर्सन की मुझे कन्वीनियंस लेने पड़े, मतलब अदर पर्सन अगर मुझे ट्रांसफर करेगा या अदर पर्सन आपको जब ट्रांसफर करेगा ये प्रॉपर्टी, तभी आपके पास पहुंचने वाली है। तो आप परचेजर या लेसी हैं, यहाँ पर आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि जाइए कन्वीनियंस लेके आइए बाय द अदर पर्सन विच इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल।
मैं उनसे कन्वीनियंस लूंगी तभी ये टाइटल वैलिडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइटल नहीं है या तो इम्परफेक्ट टाइटल है। एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, और जिसकी कन्वेंस लेने के लिए आप मुझे कंपेल कर रहे हैं वो बाउंड है मेरे रिक्वेस्ट पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ आप कन्वीनियंस कर दीजिए, तभी प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है। तो द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्वीनियंस। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अगर मैंने आपको सेल करा या लेट करा है प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय तभी कर सकते हैं जब मैं किसी थर्ड पर्सन से कंसेंट लूं या कन्वीनियंस करवाऊं। तो आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि जाइए उस थर्ड पर्सन से कंसेंट लीजिए या कन्वे करवा दीजिए प्रॉपर्टी। ये है हमारा क्लॉज बी। अब हम क्लॉज सी के बारे में बात करने वाले हैं। इट टॉक्स अबाउट वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी। वेंडर को प्रोफेस करना चाहिए था या बेचना चाहिए था प्रॉपर्टी को अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी। अनइनकम्बर्ड का मतलब हो गया बिना किसी लाइबिलिटी के। मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी बेची तो मुझे वो एक अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी की तरह बेचनी चाहिए थी, मैं उस पर कोई लाइबिलिटी लगाकर आपको नहीं दे सकती हूँ। बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली राइट टू रिडीम। मैंने आपको प्रॉपर्टी तो यहाँ बेच दी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ इतना अधिकार है कि हम राइट टू रिडीम करवा सकते हैं। मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को पहले मॉर्गेज करी थी, उसके बाद मैंने आपको सेल कर दी, तो जिसे मैंने मॉर्गेज करी थी वो तो आपसे पेमेंट लेने आएगा, वो तो आपसे पैसे लेने आएगा। तो इस वजह से आप मुझे कहेंगे कि हाँ आप इस प्रॉपर्टी को अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी की तरह मुझे बेचनी चाहिए थी, और अगर वो नहीं है, मेरे पास यहाँ सिर्फ राइट टू रिडीम का है, तो मुझे उस पर्सन को पैसे देने पड़ेंगे जिसे भी मैंने मॉर्गेज करा था। मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड टू ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज। आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि जाइए उस पर्सन को पैसे दे दीजिए, या जो भी चार्जेस लगे हैं मॉर्गेज करने का वो आप उसे देके इस प्रॉपर्टी को वैलिड डिस्चार्ज करवा लीजिए, इस प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम चार्जेस करवा लीजिए। एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो कन्वीनियंस फ्रॉम द मॉर्गेजी। और जब कन्वीनियंस की जहाँ पे जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी थी और मॉर्गेजी जो है उसी प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो उसे मुझे खाली तो करवाना पड़ेगा घर या जो भी प्रॉपर्टी है मेरी, तब तो आप वहां आकर रह सकते हैं। तो कन्वीनियंस भी अगर जरूरी है जहां पे, तो वो काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी क्लॉज में सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि वेंडर शुड रिडीम अनइनकम्बरेंसी। ठीक है, अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, मैं अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ही मुझे आपको देनी है। सॉरी, अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट लाइबिलिटी। ठीक है, मुझे अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी आपको देनी चाहिए थी, और मैंने आपको अगर उस तरह से नहीं दिया है, मैंने किसी और को भी मॉर्गेज कर दिया था यही प्रॉपर्टी, तो आप मुझे कंपेल कर सकते हैं कि मैं जाके राइट टू रिडीम अपना लूं और वो प्रॉपर्टी खाली करवा के या वो प्रॉपर्टी के जो भी चार्जेस है उस चार्ज को मैं डिस्चार्ज करवा दूं, और तब मैं आपको प्रॉपर्टी दूं। ठीक है, ये है हमारा क्लॉज सी। आपके राइट्स में बता रही हूँ। ठीक है, परचेजर या जो यहाँ पर लेसी है इनके राइट्स में बता रही हूँ। ठीक है, एंड फाइनल जो हमारा डी क्लॉज है, इट इज सेइंग दैट वेयर द वेंडर और लेसर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वेंडर या लेसर ने सू कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वेंडर कौन है? वेंडर मैं हूं जो पर्सन बेच रहा था, या लेसर कौन है? जिस पर्सन ने लेट करा था अपनी प्रॉपर्टी को। ठीक है, मैंने जो वेंडर है उसने सू कर दिया फॉर दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इस सूट को डिसमिस कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। क्यों डिसमिस करा गया है? क्योंकि मेरे पास टाइटल नहीं है, या तो फिर इम्परफेक्ट टाइटल है। तो जो डिफेंडेंट है, दैट मीन्स आप, हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट। आपने जो भी मुझे पैसे दिए थे, जो भी डिपॉजिट करा था, जो भी एडवांस आपने मुझे दिया था, वो मुझे आपको वापस करने पड़ेंगे। इफ एनी विद इंटरेस्ट, देयर ऑन इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट एंड टू अ लीन फॉर सच डिपॉजिट, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑन द इंटरेस्ट, इफ एनी ऑफ द वेंडर और लेसर इन प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बस इतनी सी बात कही गई है कि मैं जो जो यहाँ पे वेंडर है, जो पर्सन बेच रहा था, अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा था या तो लेट आउट कर रहा था, तो ऐसे मामले में मैंने कोर्ट से बोला कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करानी है, और कोर्ट ने सूट ही डिसमिस कर दिया इस ग्राउंड पर कि मेरे पास या तो टाइटल नहीं है या तो इम्परफेक्ट टाइटल है। तो जो डिफेंडेंट है यहाँ पे, मतलब डिफेंडेंट आप हुए जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, जो परचेजर है या फिर लेसी है। ओके, तो उनके पास ये राइट है कि वो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट करवाएं। आपने जो भी एडवांस दिए हैं, जो भी पैसे दिए हैं, वो सारी चीजें
हमें आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, मतलब जो वेंडर है या लेसर है उसे रिटर्न करने पड़ जाएंगे। ठीक है। सबसेक्शन 2 में ये बात कही जा रही है कि सबसेक्शन 1 में हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें अप्लाई करती है मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी। जो भी चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपनी बैरेक्ट में, आप भी इन चीजों को हाईलाइट कर लीजिएगा। और मैं एक एक वर्ड में बता भी दे रही हूँ कि आप अपने बैरेक्ट में क्या लिख लीजिए बगल में, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि समझने के साथ साथ हमें याद भी करना कुछ चीजें जरूरी हो जाती है। हमारे जुडिशियल सर्विसेज का अगर हमें एग्जाम देना है तो प्री पर्सपेक्टिव से याद करना भी बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा सेक्शन 13। आई होप इस सेक्शन में आपको कोई भी डाउट नहीं रह गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो डू कमेंट, मैं जरूर कमेंट सेक्शन में आपके कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।